नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियों का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला पार्ट था उसके अंदर हमने बात कर ली है, जिसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग था और डंकन थे। उसके बारे में जितने भी थे उनके बारे में सारे में अध्ययन किया था, और जिसके बारे में हमने ये देखा था इन्होंने किस प्रकार एक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया था। ठीक है। और कुछ अलग अलग संस्कृति कॉलेज थी, है ना, उनके बारे में हमने बताया था, उसके बारे में इन्होंने काम किया था। जैसे वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने भी इसके संबंध में काम किया था। तो ये जो कुछ थे, जो गवर्नर जनरल वगैरह, उन्होंने इस संबंध में काम किया था। ठीक है। और एक था विलियम सर जेम्स विलियम था। उसने भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसके अंदर किल्सन को अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। उनका सदस्य अध्यक्ष होता है, वो उनको बनाया था। उनने भी अलग अलग संस्कृति थी, जो बुकें थी, उनको वापस इंग्लिश के अंदर ट्रांसफ़र किया था। तो ये सारी की सारी बात थी, वो हमने पिछली क्लास में बताई थी। और आज हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आज की वर्तमान की जो शिक्षा हमें दिखाई देती हैं वो कहाँ से शुरू हुई थी, कब आई थी, आने के पीछे कारण क्या था, कैसे एकदम परिवर्तन आया था। ठीक है। जिसके अंदर एक विवाद आएगा, आंग्ल प्राचार्य विवाद। आंग्ल प्राचार्य विवाद। ठीक है ना। और इसी के अंदर हम ये देखेंगे शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। मेन टॉपिक हमारा यही है, शिक्षा का विकास। ठीक है ना। तो यही बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सही डाल देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब कई बार अपन को लगता है आज का, जिस प्रकार आज की जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, देखिए आज के समय में ज़्यादातर बेरोजगारी चलती है। उस चलने के पीछे किसका हाथ है, कारण क्या है कि आज हम जितनी बेरोजगारी देखते हैं वो हमारे सामने दिखाई देती हैं। तो कभी कभार दिमाग के अंदर एक ख्याल तो आता होगा कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, बढ़ने के पीछे कारण क्या है। तो वही कारण के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। और देखिए अलग अलग आयोग आए थे जिनके सदस्य थे, जो कब किसी के सदस्य इंग्लैंड वाले थे, किसी के सदस्य भारत वाले थे, अध्यक्ष वगैरह। तो उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी और उनके अपने अनुसार उन्होंने बताए थे, तरीके बताए थे, हाँ यार के किस प्रकार काम होना चाहिए। ठीक है। अब इसको डाल लेते फिर बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ। अठारह सौ तेरह में चलने लग जाएगा, थोड़े दिन चलने लगेगा, चार्टर एक्ट। देखिए 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया था। जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तब अंग्रेजों को लगा यार भारत के अंदर क्या शिक्षा का विकास हो तो कैसा लगेगा, शिक्षा कैसी, आधुनिक शिक्षा। देखिए गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जा रही थी। पहले ही गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी, बड़े बड़े गुरुकुल थे जहाँ पर शिक्षा ही दी जाती थी। लेकिन उसी समय अंग्रेजों को लगा यार अगर शिक्षा व्यवस्था को एक नई तरीके से अपनाया जाए, जिससे जो भारतीय जो व्यक्ति है, जो आम जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मानसिक विकास हो सके। ठीक है। और जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल तक सीमित है, और हमको लगता है इससे भी बढ़कर कुछ काम होना चाहिए। और 1813 के अंदर एक कंपनी, उस समय आपको सबको पता है ब्रिटेन की कंपनी की सरकार थी। किसकी थी? ब्रिटेन की कंपनी की सरकार, कंपनी की सरकार, ये सबको पता है। और इन्होंने क्या किया था कि अभी बंगाल है, कलकत्ता है, ठीक है, मद्रास है, कुल मिला के पूरे भारत के अंदर 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए
लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का ऐलान किया। प्रति वर्ष खर्च करने का ऐलान किया। ठीक है, कब किया था? 1813 के अंदर। और ये समय बीतते बीतते 1823 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। तो आपको लगेगा कि सर 1813 के अंदर चार्टर एक्ट पास हुआ था, जिसका तात्पर्य यह था कि हर साल 1 लाख रुपए हैं वो शिक्षा पर खर्च किया जाएंगे, यानी कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, जिसके अंदर अब बड़े अच्छे अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मानसिक का विकास करना, उनको किस प्रकार की शिक्षा देना, ये सारा का पैसा 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये थी चार्टर एक्ट। जिस समय आज की जो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं वो उसका कोई भी महत्व नहीं था, किसी भी प्रकार का महत्व नहीं था। उस समय ये शिक्षा नहीं थी जो आज हम बेरोजगारी के दौर के अंदर झेल रहे हैं। तो सबको पता है बेरोजगारी के दौर झेल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। 1813 के अंदर अब 10 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ, 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लड़ाई चल रही थी कि शिक्षा दी किस प्रकार जाए, कौन सी शिक्षा दे भाई। हिंदी मीडियम दे, अंग्रेजी के मीडियम दे, सांस्कृतिक दे, जहाँ पर लोग रहते हैं आम भाषा उसके भाषा में दे। फिर वो भाषा तो ये होगी, लेकिन शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, साइंस के क्षेत्र में दी जानी चाहिए, या फिर मैथ के क्षेत्र में दी जानी चाहिए, या फिर तकनीक के क्षेत्र में दी जानी चाहिए, या फिर साहित्य के क्षेत्र में दी जानी चाहिए, या फिर उनके धर्म के क्षेत्र में दी जानी चाहिए, या फिर के जो यूरोपीय जो कल्चर वगैरह उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, फिर अंग्रेजी की जो अंग्रेजी है उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, कौन सी शिक्षा दी जाए। इसके चक्कर में बहस चलते 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 10 साल लग गए थे। और 10 साल के एंड के अंदर जो वहाँ की सरकार थी उनको लगा था कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, हम एक साथ में बैठ के भाई निर्णय कर लेते हैं कि भाई सीधी भाई अच्छा जिसका परिणाम होगा वो शिक्षा पद्धति वो लागू करेगा। भाई हम तय कर लेंगे मिल के कि कौन सी शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए। इन्होंने सारे मिले थे और सारे मिलकर क्या क्या था उन्होंने, एक आयोग बनाया। क्या बनाया? आयोग, जिसके अंदर कुल मिलाकर 10 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे, यानी कि 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। और इन काफी समय तक तो एक थे 10 सदस्य कि भाई हाँ हम 10 सदस्य हैं और हम ये बात करेंगे शिक्षा भाई इस प्रकार की दी जानी चाहिए। तो कैसी बात थी कि भाई जो हिंदी में जो आम कल्चर में लोग रहते हैं उनकी आम भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो शहरों में रहते हैं उनकी शहरों की भाषा शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो अंग्रेज है उनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो जिस भाषा के लोग रहते हैं उनकी वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन इनके अंदर 10 लोग थे, 10 के अंदर विभाजन हो गया, 5-5 लोग हो गए, 5 लोग, 5-5 लोग। इनके अंदर भी मेल नहीं खाया, इनके अंदर भी विचार है ना एक साथ मिले नहीं। क्यों? क्योंकि कोई क्या नहीं, ये शिक्षा दो, कोई कि ये को दो, लेकिन 2 गुट बन गए। पहले गुट था ये था अंग्रेजों का गुट। कैसा? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। और ये थी हिंदी शिक्षा। जिससे आंग्ल प्राचार्य शिक्षा नाम पड़ा, आंग्ल प्राचार्य शिक्षा। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भाई भारत के अंदर यूरोपीय शिक्षा दी जानी चाहिए, अंग्रेजी यहाँ पर भारतीयों को दी जानी चाहिए, ताकि भारतीयों का मन मानसिक वो विकास हो सके। कि भाषा से मानसिक विकास होगा इंग्लिश पढ़ने से? क्या संभव है? जो अपनी मातृभाषा है वो छोड़ के इंग्लिश पढ़ के क्या उसका विकास हो जाएगा मानसिक? अगर आपको हिंदी भाषा छोड़ के आपको इंग्लिश सिखाई जाए और आप पूरे इंग्लिश में परफेक्ट हो गए और फिर वापस आके गांव में बात करें, तो क्या आप इंग्लिश में बात करेंगे? क्या आपका मानसिक विकास है? नहीं है ना। तो ये बात होती है।
ये अंग्रेजी वाले बोलते थे भाई इनको शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए, अंग्रेज जो हमारे यूरोपीय जो कल्चर है उनकी यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये कहते थे कि नहीं भाई आम भाषा में शिक्षा दो, जहाँ का जो व्यक्ति निवासी है, जो विद्यार्थी निवासी है, जो बच्चा जहाँ का निवासी है, उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हिंदू धर्म के वेदों के बारे में, ठीक है, फिर जो हिंदू धर्म के जो कल्चर है उनके बारे में, ठीक है, किस प्रकार संस्कृति होती है उसके बारे में, ये जो इस प्रकार की शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विकास हो सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। ये मिटा देते हैं। ये विवाद चलता चलता काफी टाइम हो गया, और ये विवाद तब तक चला था जब तक मैकाले है और यहाँ का क्या नहीं बन गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, और मैकाले कब आया था? 2 अप्रैल को। मैकाले का आगमन 2 अप्रैल 1835। और उसी समय मैकाले ने बोल दिया भाई कि भाई ऐसे पार पड़ने वाले नहीं चाहिए, कि आपको शर्म नहीं आती है? कितने साल हो गए? 35 साल। ये 35 में आया था, तो देख लीजिए 13, 23, 33, 13 हो गया, फिर 23, 33, 22 साल हो गए हैं आपको 1 लाख रुपए खर्च करते हुए। आपको अभी तक आपसे 1 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। अभी तक ने 22 लाख रुपए खर्च कर देते शिक्षा पर, अभी तक कुछ भी नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार का जो काम करते हैं? कौन सी भाषा में देनी है, कौन सी भाषा में देनी है, हिंदी में दे कि इंग्लिश में दे? तो आप फिर यहाँ पर नेता बन के क्यों रह रहे, क्यों घूम रहे हैं? अंग्रेज अगर रेजिडेंसी का दिमाग खराब करे। मैकाले ने खूब तरीके से पहले तो सबको आगे लिया, सबको बोला भी तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। फिर उसने बोला कि मैंने जो शब्द मैं बोलूँगा, जो मैं शिक्षा पद्धति अपनाऊंगा, वही शिक्षा पद्धति भारत के अंदर लागू होगी। क्या अपनाएगा? भारत के अंदर यूरोपीय शिक्षा दी जाएगी। भारत में यूरोपीय शिक्षा दी जाएगी। और इसने बोला भारत के कल्चर के लिए, भारत की संस्कृति के लिए मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। आप 1 लाख रुपए की बात करते हो, मेरे पास 1 भी रुपये नहीं है भारत की शिक्षा पद्धति के लिए, कि भारतीय की जो कल्चर है उनके बारे में पढ़ाया जाए, इसके बारे में मेरे पास ऐसा नहीं है। और अगर यूरोपीय शिक्षा है, यूरोपीय कल्चर है, वो भारतीय को पढ़ानी है, तो मेरे जेब से देना पड़े तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैकाले बोला है। और मैकाले की घोषणा पत्र तो एक अलग ही प्रकार का था। मैकाले ने कहा था कि जो यूरोप देश के अंदर यूरोपीय पुस्तकालय में एक अलमारी के अंदर जितनी यूरोपीय कल्चर के जो सब्जेक्ट रखे हैं, उतने में तो पूरा भारत अवध का जो कल्चर है वो आ जाता है। क्या बोला था देखिए, यूरोपीय पुस्तकालय की एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी सभी
बुक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी सभी बुक भारत व भारत की संस्कृति व अवध की अवधी भाषा की संस्कृति के बराबर है ये था उसका स्टेटमेंट, किसका? मैकॉले का। और तब मैकॉले का लगाया हमारे पास तो रुपए तो 1 लाख रुपए हैं, क्या 1 लाख के अंदर में पूरा हम पूरी भारतीय को शिक्षा दे पाएंगे? और अगर इसी 1 लाख रुपए के अंदर या फिर हम 1 लाख का 2 लाख रुपए खर्च कर दे और 2 लाख रुपए के अंदर पूरे भारतीय को शिक्षा देने की कोशिश करें, तो क्या भारतीय सारे शिक्षा ग्रहण करेंगे? सारे कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कम होती है ना, उस पर हर व्यक्ति लागू होता है। कभी देखो ना, जब टमाटर के भाव 200 के आसपास थे तो उनके लिए सब लागू हो रहे थे। टमाटर का एक टमाटर का छोटा सा वो लेके पेट्रोल पंप पे जाते थे, उस पर उसके लिए भी उससे भी पेट्रोल डलवा के लेके आ जाते थे। और आज वही टमाटर है जो नॉर्मल से आराम से मिल जाए 30-40 रुपए किलो के अंदर। पर वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। कहते अगर शिक्षा पद्धतियाँ यदि हम कम दी जाएंगे, अगर बड़े उच्च अधिकारी को देंगे, बड़े जो उच्च कुल वाले हैं उनको अगर अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी और उनको ग्रहण करने के लिए हर कोई तड़पेगा। क्योंकि उनके अंदर मोती कह सकते हैं वो सारे उसके अंदर समाहित थे। तो इसने इसी प्रकार एक और नियम बनाया था इसके संबंध में। क्या बनाया था? अधोमुखी, लिख देता है, मेरे को बोलने में दिक्कत होती है। अधोमुखी निस्यंत सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंत सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत अधोमुखी निस्यंत सिद्धांत अपनाया था। निस्यंतन, ठीक है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ये अपनाया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये रहता है कि उच्च कुल जिसके पास में पैसा है, जो हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण वगैरह हैं, जो उसका जो राजा है, राजा के जो सैनिक वगैरह हैं, सैनिकों के बेटा हैं, वो इन शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे भाई। जो जो लोग हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, वो इनको ये शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे भाई। आप बात ध्यान रखनी है। और शिक्षा केवल उच्च कुल के लोग वही ग्रहण कर सकते हैं, ये मैकॉले ने बोला था। बहुत खोपड़ी टेढ़ी थी मैकॉले की, जिसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं। समझ रहे हैं ना कोई बात? ठीक है, तो ये थे। फिर इसके बाद में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। अब उनके जो शिक्षा नीति अपने कारण क्या था, ये क्यों मैकॉले ने इस प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई थी कि भारतीयों को अपने अधीन कर लेना, ठीक है। और वो इस प्रकार भारतीयों को इस प्रकार बनाना चाहता था कि वो तो क्या शरीर से थे भारतीय हो, लेकिन मानसिक क्षमता थे अंग्रेज हो। ये वो इस प्रकार काम करना चाहते थे, ठीक है। और इस काल तक आते आते कंपनी का काफ़ी विस्तार हो चुका था और इस साम्राज्य का संगठित करने की प्रशासनिक पूर्ति करना और उसके खर्चों को बढ़ाना सकता था, यानी खर्चे इस प्रकार बढ़ गए थे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमारे एक आता है चार्ल्स वुड का सिद्धांत। चार्ल्स वुड, मिटा देते इसको यहाँ। सर
चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, ठीक है, का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 के अंदर, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी समय है ना जिसमें चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था, उससे पहले हिंदू कॉलेज है, हिंदू संस्कृति कॉलेज, क्या थी, हिंदू संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, कलकत्ता, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इसके अंदर कलकत्ता हिंदू कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग की स्थापना की, इंजीनियरिंग की डिग्री देनी शुरू कर दी, इंजीनियरिंग की डिग्री, इंजीनियरिंग की शिक्षा देनी, ठीक है। फिर आता था जॉन्स चार्लियन, जॉन्स चार्ल्सन, जॉन्स चार्ल्सन को लगा रहे इंजीनियर की व्यवस्था, इनका तो कुछ विकास तो होना चाहिए। तब इसने क्या किया था, रुड़की के अंदर, रुड़की के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, कॉलेज की स्थापना, ये भारत की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थी। कौन सी, रुड़की वाली, भारत की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, तब हमारे सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आ जाता है, चार्ल्स वुड, जिससे हमें ना वुड, इनकी जो शिक्षा पद्धति थी ना उसको वुड डिस्पेच, इनकी जो शिक्षा पद्धति है उनको वुड डिस्पेच कहा जाता है, ठीक है। और जो चार्ल्स वुड ने जिस प्रकार घोषणा की थी, तो उन्हीं घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। हाँ यार, इसने इस प्रकार काम किया था, मतलब कि सर चार्ल्स वुड ने, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति वो एक अलग प्रकार की थी। और सर चार्ल्स वुड का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, दिल से चाहता हूँ उनको, अगर जो इनकी जो एक बुद्धि थी है ना, इनकी जो सोच थी, अगर वो आज भी लागू हो जाए, एक चार्ल्स वुड की और एक हंटर आयोग की घोषणा, जो डब्ल्यू हंटर था, उनकी घोषणा, दोनों की जो सोचने की क्षमता थी, दोनों जो शिक्षा पद्धति अपनाने की कोशिश की गई थी, अगर वो आज लागू हो जाए ना, तो भारत की बेरोजगारी हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ वर्षों के अंदर ही मिट जाएगी। लेकिन उनके बारे में इतने लोगों को पता ही नहीं है, चार्ल्स वुड कौन थे और हंटर आयोग कौन थे, डब्ल्यू हंटर कौन थे, ज़्यादा कोई ध्यान देते ही नहीं इनके बारे में। इनकी कैसी शिक्षा पद्धति थी, चार्ल्स वुड की शिक्षा पद्धति, भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय भाषाओं पर आधारित है, पहले बार ऐसा है, ठीक है। और फिर एक उच्च शिक्षा के अंदर अंग्रेजी भाषा का बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जब गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर लोग जिस भाषा में रहते हैं उसी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा दो प्रकार के, दो स्तर की देनी चाहिए, एक तो कॉलेज स्तर की, विश्वविद्यालय स्तर की, एक तो विश्वविद्यालय स्तर की और एक स्कूल स्तर की,
जी आज के वर्तमान में समझे तो 12वीं जब कोई व्यक्ति जब कोई विद्यार्थी 12वीं पढ़ लेता है तब उनको ना व्यवसाय के अंदर लग जाना चाहिए। यह तो व्यवसायिक व्यवसाय के अंदर या फिर व्यापार के अंदर या फिर टेक्निकल काम के अंदर या तकनीक को बढ़ावा देने के अंदर उसको लगता है मेरे को पढ़ाई नहीं आ रही है, तब वो इसके अंदर लग जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की लाइन में नहीं पड़े। और जब जिसको लगता है नहीं मेरे को यह पढ़ाई आनी चाहिए, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं पढ़ने में बहुत टैलेंटेड हूँ, तो इनको है ना विश्व स्तर की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसके अंदर अंग्रेजी भी शिक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विश्वविद्यालय की बात आती है तो उस समय आप अंग्रेजी शिक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, आराम से दो, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के अंदर शिक्षा जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की बात थी। फिर सरकारी शिक्षण संस्था को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, जोर दिया जाना चाहिए। और एक और बात है ना, जब स्कूल के अंदर आप शिक्षा देते हैं ना तब धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष। ऐसी बात नहीं करती धर्म के बारे में कोई धर्म का सपोर्ट करने लग जाएंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा भाई। धर्म का सपोर्ट नहीं करना है, धर्म का विरोध करना है, यानी कोई भी शिक्षा धर्म के क्षेत्र में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और फिर शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है वो इस प्रकार की दी जानी चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, महिलाओं के हितों की सुरक्षा हो सके, महिला के साथ अन्याय नहीं आ सके, महिला के साथ अत्याचार ना हो सके, और भेदभाव बिल्कुल मिटाना चाहिए। ये इनकी इस प्रकार शिक्षा थी चार्ल्स वुड की, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का जो घोषणा पत्र था उनको भारत का उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो छोटी बात नहीं थी। और जो हंटर्स की जो शिक्षा है, हंटर आयोग की शिक्षा है, उनका अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि ये भी आज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, कहाँ ज़्यादा है। ऐसे इसी को हम ज़्यादा कहेंगे, फिर ज़्यादा को क्या कहेंगे, घंटा डेढ़ की क्लास, घंटा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे की क्लास बनाएंगे, फिर उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। चलो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।